तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ वायरस की बात की थी, और साथ साथ हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ा था। और इसके अलावा जो है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस पढ़ी थी। बेटा आज की क्लास में हम बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास में हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज, यानी वो वायरस जो बैक्टीरियल सेल को अपना होस्ट बनाता है, इस बैक्टीरियोफेज की एंड इट्स लाइफ साइकिल की। बैक्टीरियोफेज एंड इट्स लाइफ साइकिल की। ठीक है ना। आज हम ये बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे HIV की, HIV एंड इट्स लाइफ साइकिल। और इसके अलावा आज के इस दूसरे लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वायरल डिजीजेस को। ठीक है। वायरल डिजीजेस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। ठीक है। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियो बैक्टीरियोफेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। बैक्टीरियोफेज की क्या होता है बैक्टीरियोफेज? सर बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को अपना होस्ट बनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में ना जरा कुछ इसकी डिस्कवरी के बारे में कुछ पॉइंट समझे आप। एक साइंसदान था, उसका नाम था टवार्ट, TWORT, टवार्ट। इसने 1915 में माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरियल सेल ना टूट रहे हैं, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो रही है। बैक्टीरियल सेल की क्या हो रही है बेटा? लाइसिस हो रही है। बैक्टीरियल सेल टूट रहे हैं। माइक्रोस्कोप में इसने ऑब्जर्व किया जो बैक्टीरिया है ना, उनको उनकी लाइसिस हो रही है, तो टूट रहे हैं वो। ठीक है। ब्रेक डाउन हो रहा है उनका। इसने ये ऑब्जर्व किया। कब ऑब्जर्व किया? 1915 में। ठीक है। फिर एक साल के बाद एक साइंसदान था, उसका नाम था हैविल। हैविल ने 1917 में यही चीज अगेन ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी? माइक्रोस्कोप के अंदर वो देखा था बैक्टीरिया को, और देखा था कि बैक्टीरिया ना कंटिन्यूअसली उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, वो टूट रहे हैं, उनके सेल टूट रहे हैं। तो इसने कहा यार कोई ऐसी चीज यहाँ पर मौजूद है जो बैक्टीरियल सेल का लाइसिस कर रही है, उसको ईट कर रही है ना। जब भी हम किसी चीज को तोड़ते हैं, किस लिए तोड़ते हैं? खाने के लिए। तो इसने कहा यार कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरियल सेल को तोड़ रही है। अच्छा, वो चीज इनको नजर नहीं आ रही थी। इनको सिर्फ क्या नजर आ रहा था माइक्रोस्कोप में? इनको बैक्टीरिया के सेल टूटते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है। टूटते हुए नजर आ रहे थे। उनका यार कोई ऐसी चीज यहाँ पर है जो बैक्टीरियल सेल को तोड़ रही है। ठीक है। उनकी लाइसिस करा रही है, उनको ईट कर रही है। तो उन्होंने उस चीज को नाम दे दिया बैक्टीरियोफेज का। हालांकि आज हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज असल में वायरस है, लेकिन उस वक्त इन्होंने जब बैक्टीरियोफेज टर्म दी तो फेज का मतलब होता है ईटर, और बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया, यानी वो ईटर जो बैक्टीरियल सेल को ईट कर रहा है। तो हैविल ने बैक्टीरियल सेल की लाइसिस देखी, और लाइसिस देखने के बाद इसने कहा यार कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरियल सेल को क्या कर रही है? ईट कर रही है, उसका ब्रेक डाउन करा रही है। इसने उस चीज को नाम दे दिया, टर्म दे दी। क्या टर्म दे दी? बैक्टीरियोफेज टर्म दे दी। क्या टर्म दे दी बेटा? बैक्टीरियोफेज टर्म इसने उस चीज को दे दी। ठीक है ना। तो ये टर्म तब आ गई थी जब वायरसेस डिस्कवर भी नहीं हुए थे। ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है। अब मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, देन मैं आपसे इससे फर्दर बात करता हूँ।
बेटा ये मैंने ड्रॉ करा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरियल सेल को अपना होस्ट बनाता है, ठीक है। ये मैंने उसका भी ड्रॉ किया कैप्सिड, प्रोटीन का कोड। आपको इसके अंदर अभी तक जेनेटिक मटेरियल नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। ये उसका मैंने कैप्सिड ड्रॉ कर दिया। कैप्सिड की शेप कैसी है? टेडपोल शेप। इसी शेप को हम क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स शेप का नाम देते हैं। बेटा सबसे पहले आप याद कर लें, ये जो इसकी ये वाली शेप है ना, ये वाली शेप, दिस दिस पार्ट ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड का ये जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा कैप्सिड है। कैप्सिड का ये जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं हेड। अच्छा, इसी हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। आपको बताया था ना कि बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये कहाँ पर मौजूद है? ये इसके इस कैप्सिड के हेड वाले रीजन में। मैंने कहा ये पूरा कैप्सिड है, कैप्सिड का जो ये वाला हिस्सा है इसको हेड बोलते हैं। और हेड के अंदर क्या मौजूद है? इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि इसका जीनोम है, यानी जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा जी, क्लियर है या नहीं है यहाँ तक बात? वेरी गुड। अब नीचे आ जाए जरा। आपको ये ब्लू से ड्रॉ हुआ हुआ पार्ट नजर आ रहा है? दिस पार्ट इज नोन एज नेक। ये नेक है, ठीक है, या इसी को हम कॉलर भी बोलते हैं, कॉलर, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये नीचे पार्ट देख रहे हैं, नीचे पार्ट, ये ट्यूब लाइक पार्ट है ना, ये ट्यूब लाइक पार्ट। इस पार्ट के अराउंड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स रैप हुई होती हैं। कौन सी प्रोटीन्स? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकेंगी, है ना। तो इसके अराउंड ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इस तरह रैप हुई होती है, इस तरह, ठीक है। इन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की जो रैपिंग है ना, इस रैपिंग को बेटा हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की रैपिंग को हम नाम देते हैं शीट का। किसका नाम देते हैं? दिस रैपिंग इज कॉल्ड शीट। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की जो रैपिंग है, दिस रैपिंग इज कॉल्ड, ये रॉड लाइक पार्ट पर रैपिंग हुई हुई है, और रॉड लाइक पार्ट पर ये जो रैपिंग है, दिस रैपिंग इज कॉल्ड शीट। अब शीट के नीचे आपको एक और ब्लू वाला रीजन नजर आ रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड बेस प्लेट। इसे क्या बोलते हैं? बेस प्लेट। अच्छा, बेस प्लेट बैक्टीरियोफेज का वो स्ट्रक्चर है जिससे ये धागे अटैच हुए हैं, ये फाइबर्स अटैच हुए हैं। और बेटा इन फाइबर्स को हम नाम देते हैं टेल फाइबर्स का। किसका नाम देते हैं बेटा इन्हें? इन्हें हम नाम देते हैं टेल फाइबर्स का नाम देते हैं हम इन्हें, ठीक है ना। ये टेल फाइबर्स आ गए। अच्छा, इनकी तादाद कितनी होती है बेटा? याद कर लें, इनकी तादाद 6 होती है, यानी इसके 3 पेयर होते हैं, ठीक है। इनकी 6 तादाद है। ये अपने नंबर भी अपने एमडीगेट के हवाले से याद रखना है, ठीक है। ये जो शीट है, मैंने कहा ये शीट क्या है? ये शीट इस रॉड लाइक पार्ट को नहीं बोल रहे, ये शीट बोल रहे हैं इस रॉड लाइक पार्ट पर। ये जो आपको कवरिंग नजर आ रही है, किसकी कवरिंग? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन से प्रोटीन है? सर वो प्रोटीन जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की कवरेज। अच्छा, अब याद कर ले, ये जो इसकी बेस प्लेट है ना, इस बेस प्लेट में एक अदद एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम, ठीक है ना। और यहाँ पर बेस प्लेट के यहाँ पर एक पिन होती है, ऐसे पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस पिन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेस पिन। क्या बोलते हैं इसे बेटा? इसे बोलते हैं बेस पिन, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली कि क्या, ये हमने बात कर ली बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर की। बस इसमें एक लास्ट चीज जो आपने नोट करनी है वो ये नोट करनी है, नेक से लेकर, नेक के बाद ये जो पूरा पार्ट है, यहां से लेकर ये पूरा पार्ट मिलाकर ये कहलाती है टेल। क्या कहलाती है? ये टेल। ये सारे पार्ट्स टेल में आते हैं, ठीक है ना। नेक के बाद ये हेड आ गया, हेड के बाद ये नेक आ गई, नेक के बाद ये जो जितने भी सारे पार्ट्स है ना, ये सारे मिलाकर क्या कहलाते हैं? ये टेल कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज की। हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज की। अच्छा, लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? देखो, बैक्टीरियोफेज कौन है? बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? देखिए, साइकिल हम उस चीज को बोलते हैं जो जहां से शुरू हो वहीं पर ही खत्म हो, ठीक है ना। तो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल का मतलब है कि बैक्टीरियोफेज किस तरह बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करेगा, क्या करेगा?
इन्फेक्ट करेगा, किसको इन्फेक्ट करेगा? होस्ट सेल को। और होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाद क्या करेगा? वहां पर अपने बच्चे प्रोड्यूस करेगा, यानी अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा। ठीक है। और फिर ऑफस्प्रिंग्स क्या करेंगे? ऑफस्प्रिंग्स वहां से बाहर निकलेंगे और दोबारा जाकर किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस किस तरह इन्फेक्ट करेगा, किसको? अपने होस्ट सेल को। और इसका होस्ट सेल कौन है? हम जानते हैं इसका होस्ट सेल है बैक्टीरियल सेल, एंड बैक्टीरियल सेल इज आल्सो कॉल्ड प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। अच्छा, और होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाद वहां पे क्या प्रोड्यूस करेंगे? बच्चे पैदा करेंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। फिर वो ऑफस्प्रिंग क्या करेंगे? वहां से बाहर निकलेंगे और दोबारा से जाकर होस्ट सेल को, किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर देंगे, जो कि ऑब्वियस है कि बैक्टीरियल सेल ही होगा। ठीक है कोई। अच्छा जी। अब हमारे पास लाइफ साइकिल में ना पहली साइकिल आती है, वो आती है लाइटिक साइकिल। कौन सी साइकिल? लाइटिक साइकिल सबसे पहले हमारे पास आती है, लाइटिक साइकिल। ठीक है। अच्छा जी। अब मेरे बच्चों मान लें ये हमारे पास आ गया एक बैक्टीरियल सेल, आ गया ये हमारे पास एक। ठीक है ना। और मान लें ये आ गया बैक्टीरियल सेल का डीएनए। तो हर सेल के पास डीएनए होता है ना, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए आ गया। अब बैक्टीरियल सेल के डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल का ये डीएनए है, उसको हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोइड का नाम देंगे। अच्छा जी। अब बच्चों मान लें ये आ गया, अच्छा जी, अब मान लें बच्चों ये आ गया हमारे पास वायरस। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज। कौन सा वायरस बेटा? बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है ना। अब ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करेगा? ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपने आप को अटैच करवाएगा। किससे अटैच करवाएगा? अपने होस्ट सेल से। इसका होस्ट सेल कौन है? इसका होस्ट सेल है बैक्टीरियल सेल। ठीक है ना। इसने अपने आप को अटैच करवा दिया। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 1 हो जाएगा अटैचमेंट। अच्छा, अब एक चीज जरा गौर करें, ये अपने आप को अटैच करवा रहे हैं इन फाइबर से, इन धागों से। ठीक है, जिनकी तादाद 6 होती है। तो अटैचमेंट में इसको हेल्प कौन करते हैं? अटैचमेंट में इसको हेल्प करते हैं टेल फाइबर्स। कौन अटैचमेंट में हेल्प करते हैं? टेल फाइबर्स। ये बैक्टीरियल सेल आ गया, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए आ गया, न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड आ गया जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये कौन आ गया? ये वो वायरस आ गया जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये खुद को बैक्टीरियल सेल से अटैच करवाएगा। किसकी मदद से अटैच करवाएगा? टेल फाइबर्स की मदद से। अब बच्चों मान लें ये आ गया इस बैक्टीरियोफेज का अपना जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है ना। अब जरा देखें सेकंड काम क्या होगा। इसने अटैचमेंट करवा दी। अटैचमेंट करवाने के बाद अब अगेन ऑब्जर्व करें, ये आ गया बैक्टीरियल सेल। ठीक है ना, ये बैक्टीरियल सेल आ गया। बैक्टीरियल सेल के अंदर ये आ गया बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियोइड, उसका डीएनए। ठीक है ना, ये उसका डीएनए आ गया। ठीक है। अब अटैच हो चुका था कौन? इस सेल से अटैच हो चुका था बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है ना। अब ये वायरस स्टेप नंबर 2 में क्या करेगा? अपने जेनेटिक मटेरियल को, जो कि क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बताया था ना कि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को होस्ट सेल में भेज देगा। कहाँ भेज देगा बेटा? होस्ट सेल में। तो इसका मतलब है सर, इसका जो कैप्सिड है, इसका कैप्सिड, प्रोटीन का कैप्सिड, वो बाहर रहेगा, वो इस तरह बाहर रहेगा, लेकिन जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि क्या है? जो कि है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो अंदर आ जाएगा। ये अंदर आ गया। ठीक है ना, ये अंदर आ गया। इस स्टेप को हम नाम देंगे स्टेप नंबर 2, और इस स्टेप नंबर 2 को हम कहेंगे पेनिट्रेशन ऑफ जीनोम। जीनोम इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना। तो ये इसने पेनिट्रेशन करवा दी, किसकी? अपने जेनेटिक मटेरियल की इसने पेनिट्रेशन करवा दी। ठीक है। तो इसका मतलब है स्टेप नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आगे की, तो सर आगे क्या होगा? अब आगे देखिए जरा, आगे क्या होगा। ठीक है। हाँ जी, ये आ गया बैक्टीरियल सेल। ये आ गया बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये आ गया बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अच्छा, ये आ गया वायरल डीएनए, है ना।
वायरस का अपना डीएनए। अब बच्चों इसने अपने बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, इसने अपने बच्चों को क्या देगा, जेनेटिक मटेरियल देगा ना अपने बच्चों को। तो सबसे पहले ये अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा। क्या करेगा जेनेटिक मटेरियल की, इस जेनेटिक मटेरियल की बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। कौन सी प्रोसेस से बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन से। अपने जेनेटिक मटेरियल की बहुत सारी, बताओ भाई, अपने जेनेटिक मटेरियल की बहुत सारी कॉपीज बना लेगा इस तरह। जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना ली, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, क्या वायरस तैयार हो गए, नहीं सर वायरस तैयार नहीं हुए। अभी हमें इन कॉपीज के लिए, जो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनी, इनके लिए हमें प्रोटीन का कोड बनाना है। तो अब ये क्या करेगा, अपने इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, इस डीएनए से क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। अच्छा बच्चों, मैसेंजर आरएनए से आगे जाके क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए से बनेगा प्रोटीन। और प्रोटीन से आगे जाके क्या बनेगा, प्रोटीन से बनेगा कोट, यानी कैप्सिड, है ना। ये पार्ट बना, यानी इसने अपने वायरल पार्ट्स बना लिए। क्या बना लिए, पहले इसने अपने जेनेटिक मटेरियल की मल्टीपल कॉपीज बनाई, और फिर इन कॉपीज के ऊपर कवर करने के लिए प्रोटीन का कोड बना लिया। कैसे बनाया, अपने डीएनए से आरएनए बनाया, इस आरएनए की ट्रांसलेशन से क्या बना, प्रोटीन बना, और फिर प्रोटीन को किसमें चेंज कर दिया, कोट में। तो अब कोट भी रेडी हो चुका है और जेनेटिक मटेरियल भी आ चुके हैं। इस स्टेप को, जिसमें ये अपने पार्ट्स बना रहा है जो इसने अपने बच्चों को देने हैं, इस स्टेप को हम नाम देंगे बायोसिंथेसिस का। किसका नाम देंगे हम, बायोसिंथेसिस। इस स्टेप को हम नाम दे देंगे बायोसिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस हो रही है ना। अब बच्चों, सर वायरल पार्ट्स तो बन चुके हैं, वायरस के लिए प्रोटीन का कोड बन चुका है, और उसका जेनेटिक मटेरियल बन चुका है। तो अब क्या होगा बेटा, अब ये पार्ट्स असेंबल होंगे। क्या होंगे, अब ये पार्ट्स बच्चों, अब ये पार्ट्स असेंबल होंगे, है ना। ये कौन आ गया, सर ये आ गई मल्टीपल कॉपीज इसके जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल की। ये बहुत सारी कॉपीज आ गई, बहुत सारी कॉपीज आ गई, और इन कॉपीज के लिए इसने कोड भी बना लिया। तो ये आ गया कोड, ये आ गया कोड, इस तरह का कोड बना लिया बहुत सारे इसने, है ना। ये कोड आ गए। अब क्या करेगा इस स्टेप में, बच्चों इस स्टेप में वायरस के पार्ट्स को असेंबल करेगा। यानी आपको पता है ना, पाकिस्तान में गाड़ियां बनती नहीं है, उसके पार्ट्स आते हैं और आकर असेंबल होते हैं, है ना, लगते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जेनेटिक मटेरियल जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये आ गया कोड। तो अब होगा यहाँ पर ये कि हर कोड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा। ठीक है, हर कोड के अंदर जेनेटिक मटेरियल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस स्टेप को हम नाम देंगे स्टेप नंबर 4, दैट इज असेंबली। किसकी असेंबली हो रही है, वायरल पार्ट्स की। वायरल पार्ट असेंबल हो रहे हैं ताकि वायरसेस तैयार हो जाए। अब वायरसेस तैयार हो गए, अब क्या होगा, अब ये वायरसेस होस्ट सेल को ब्रेक करेंगे। होस्ट सेल को क्या करेंगे बेटा, होस्ट सेल को ब्रेक करेंगे, होस्ट सेल की लाइसिस करेंगे। देखें, ये यहाँ से होस्ट सेल की लाइसिस करी, ये यहाँ से होस्ट सेल की लाइसिस करी, है ना। और ये सारे वायरसेस इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। ये देखें, होस्ट सेल को तोड़ने के बाद ये खुशी खुशी बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जाके इन्फेक्ट कर देगा अनदर बैक्टीरियल सेल। तो वायरसेस अंदर तैयार हो गए थे। स्टेप नंबर 5 में इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल सेल को तोड़ा, और तोड़ने के बाद खुद रिलीज हो गए। तो ये स्टेप नंबर 5 को हम बोलेंगे लाइसिस। क्या बोलेंगे, लाइसिस बोलेंगे। तो ये तो थी इसकी लाइटिक साइकिल। तो आपने देखा कि किस तरह इसने अपने होस्ट सेल को इन्फेक्ट करा, इन्फेक्ट करने के बाद उसके अंदर अपने बच्चे पैदा करे, और फिर इसके बच्चे दोबारा रिलीज हो गए ताकि वो मजीद बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर सके। अच्छा जी, अब एक और साइकिल है जो ये अपनी लाइफ साइकिल के तौर पे यूज करते हैं, वो है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल, अच्छा याद कर लें, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है ना, ये परफॉर्म करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। यानी जब कंडीशन साजगार नहीं होती ना, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तब ये वाली साइकिल को चूज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगेन इसका स्टेप नंबर 1 भी वही है, अटैचमेंट। ये आ गया बैक्टीरियल सेल, ये आ गया इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज वायरस, और ये आ गया उस बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए। ठीक है, और मेरे बच्चों ये आ गया बैक्टीरियल सेल का डीएनए, है ना। ये बैक्टीरियल सेल जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड का। तो स्टेप नंबर 1 तो वही सेम है, कॉमन है। कौन सा है स्टेप नंबर 1, अटैचमेंट।
अटैच हो गया वायरस अपने होस्ट सेल से। अटैच होने के बाद अगेन सेकंड स्टेप भी कॉमन ही है, ये आ गया, ये आ गया बैक्टीरियल सेल, ये आ गया बैक्टीरियल, ये आ गया बैक्टीरियल सेल, ये आ गया बच्चों बैक्टीरियल सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये वो आ गया, ठीक है। और वायरस ने क्या किया, ये आ गया वायरस, है ना, ये आ गया वायरस जो अटैच हो चुका है। अटैच होने के बाद क्या करता है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, होस्ट सेल में भेज देता है ना। तो ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में आ गया। तो इस स्टेप को हमने क्या नाम दिया था बेटा, इस स्टेप नंबर 2 को हमने नाम दिया था पेनिट्रेशन का। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों साइकिल के, लाइटिक साइकिल के भी और लाइसोजेनिक साइकिल के भी कॉमन है, सेम, ठीक है। अब यहाँ से ये आगे क्या करेगा बेटा, ये यहाँ से एक काम करेगा, ये अपने डीएनए को, अपने डीएनए को, ये कौन सा डीएनए, ये वायरस का डीएनए ना, इस डीएनए को मैं वायरल डीएनए बोलूंगा, वायरल डीएनए। और ये किसका डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए। इस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ये इसके साथ अपने डीएनए को अटैच करवा देगा, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 3 में ये क्या करेगा, ये अपने, ये आ गया बैक्टीरियल सेल, ये आ गया बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये आ गया कौन, ये आ गया बैक्टीरिया का डीएनए, है ना। और इसने क्या किया, इस स्टेप के अंदर इसने अपने डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए से क्या करवा दिया, अटैच करवा दिया, ठीक है। तो ये देखिए जरा, ये इसका डीएनए जो ब्लैक में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका डीएनए जो अटैच हो चुका, किससे अटैच हो चुका, इसका डीएनए अटैच हो चुका बैक्टीरियल डीएनए से, ठीक है ना। अब इस स्टेप को हम, तीसरे स्टेप को हम नाम देंगे इंटीग्रेशन का। किसका नाम देंगे बेटा, इंटीग्रेशन का। अच्छा, ये स्टेप जिस एंजाइम की मदद से हो रहा है ना, उस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज एंजाइम। क्या नाम है बेटा इस एंजाइम का, तो इसने इंटीग्रेज एंजाइम के जरिए अपने डीएनए को होस्ट सेल के, यानी बैक्टीरियल सेल के डीएनए से अटैच करवा दिया। अब ये जो इसका इंटीग्रेटेड डीएनए ना, यानी वायरस का डीएनए अटैच होने के बाद हम उसको नाम देंगे प्रोफेज का। क्या नाम देंगे, तो प्रोफेज कुछ नहीं है, ये इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए। वायरस का डीएनए जब होस्ट डीएनए के साथ मिल जाता है ना, तो अभी जो डीएनए बना ना, इसे बोलेंगे प्रोफेज। क्या बोलेंगे, प्रोफेज। अब आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया ना 20 मिनट के बाद डिवाइड करता है, यानी एक बैक्टीरियल सेल 2 सेल में टूटता है। तो मान लें ये एक बैक्टीरिया, ये कितने सेल में टूटेगा, सही, ये 2 सेल में टूटेगा। कितनी देर में, 20 मिनट्स में। ये इस तरह डिवाइड करते हैं हर 20 मिनट में। अच्छा, अब एक सेल कितने सेल में टूट रहा है, सर एक सेल टूट रहा है 2 सेल में। आपने पढ़ा है ना सेल डिवीजन, एक सेल डिवाइड कर रहा है कितने सेल में, एक सेल डिवाइड कर रहा है 2 सेल में। अब क्योंकि एक सेल 2 सेल में डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसके बाद डीएनए तो एक ही है, इसने दोनों सेल्स को डीएनए देना है, तो पहले ही अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा। अब जब ये अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा ना, तो ये तो इसके डीएनए की कॉपी बन गई, लेकिन इसके डीएनए के साथ कौन अटैच हुआ है, वायरस का डीएनए, तो उसकी भी कॉपी बन जाएगी, ये उसकी भी कॉपी बन गई, है ना, इसकी भी कॉपी बन गई। तो एक डीएनए इस सेल में चला जाएगा और दूसरा डीएनए इस सेल में चला जाएगा। बेटा इज इट क्लियर। अच्छा बेटा, इस तरह अब ये सेल, अब ये वाला सेल भी 2 सेल में डिवाइड करेगा, मजीद इसी तरह जो है ना वो वायरस का डीएनए फैलता जाएगा। इस साइकिल को हम नाम देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल का। इज इट क्लियर, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गई लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक साइकिल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। अच्छा, एचआईवी एक जूफेज है, क्योंकि ये एनिमल सेल को अपना होस्ट बनाता है, ठीक है ना, ये एक जूफेज वायरस है। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसके बारे में अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूँ, पॉइंट नंबर 1, तो मैं क्या लिखूंगा, ये कौन है, सर ये जूफेज है। अच्छा, इसके पास ना एनवेलप होता है, क्या होता है बेटा, एनवेलप, याद है मैंने कहा था प्रोटीन के कोड के अराउंड कैप्सिड के बाहर एक और कोड होता है, तो इसका मतलब ये एक एनवेलप वायरस है। कैसा वायरस है, एनवेलप्ड वायरस है। अच्छा, तीसरी चीज बच्चों याद कर लो इसके बारे में, जब ये होस्ट सेल में अपने जेनेटिक मटेरियल को भेजेगा ना, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जब ये अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में भेजता है ना, तो वहां पर इसके आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को, आरएनए से डीएनए बनने को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो होस्ट सेल में जाकर
होस्ट सेल में जाकर ये क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी अपने आरएनए से क्या बनाता है, अपने आरएनए से अपने आरएनए से क्या बनाता है बेटा, अपने आरएनए से बनाता है डीएनए। तो इसका मतलब है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है होस्ट सेल में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये एक रेट्रोवायरस है। कैसा वायरस है बेटा, रेट्रोवायरस। हर उस वायरस को बोलेंगे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता हो, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि वायरसेस के पास सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल होता है। मान लें ये आ गया इसके पास जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अच्छा, ये वायरस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आ गया इसका जेनेटिक मटेरियल। अब मैं आपसे अगर सवाल करूँ इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड, लेकिन इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के इसके पास दो अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, तो मैं लिखूंगा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन इसके पास उसके दो स्ट्रैंड्स हैं। कितने स्ट्रैंड्स हैं बेटा, दो स्ट्रैंड हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया इसका प्रोटीन का कोट। ये आ गया कौन बेटा, ये आ गया प्रोटीन का कोट, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं कैप्सिड का, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इस वायरस के अंदर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के अलावा इंजाइम्स भी होते हैं। क्या होते हैं इसके पास बेटा, इसके पास इंजाइम होते हैं। एक इसके पास इंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस ट्रांसक्रिप्टेस, और दूसरा इसके पास बच्चे एंजाइम होता है, वो है इंटीग्रेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा, इसके पास इंटीग्रेस एंजाइम है, इंटीग्रेस एंजाइम, ठीक है। तो इसके पास इनर कोर के तौर पे, अंदर वाले इनर कोर के तौर पे जेनेटिक मटेरियल भी है, और साथ साथ इसके पास एंजाइम भी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है, और इंटीग्रेस एंजाइम भी है। अच्छा, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। अब बच्चों, एक और चीज आपको जानने की जरूरत है, वो जानने की जरूरत ये है कि आपको इसके अराउंड, इस कैप्सिड के अराउंड एक लेयर और मिलेगी। आपको इस कैप्सिड के अराउंड एक लेयर और मिलेगी, एंड दिस लेयर इज नोन एज एनवेलप। ये आपको एनवेलप मिल गया है ना, एनवेलप मिल गया। इसके बाद एनवेलप भी होता है, और फिर बच्चों इस एनवेलप के साथ यहाँ पर इस तरह स्पाइक्स लगे होते हैं, स्पाइक्स लगे होते हैं, ठीक है, स्पाइक्स। अच्छा, इन स्पाइक्स के जरिए ना ये होस्ट सेल को डिटेक्ट करता है। ये स्पाइक्स है, और स्पाइक्स के जरिए ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है, होस्ट सेल को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है, होस्ट सेल को डिटेक्ट करता है, ये स्पाइक्स। अब जरा स्पाइक्स को आप गौर से देखें। स्पाइक्स को का ये जो आपको फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, इस फूले हुए हिस्से को हम बोलते हैं GP120, और ये जो आपको डंडी नुमा हिस्सा दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं GP41, ठीक है, GP120, GP41। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखा दिया HIV का, लेकिन यहाँ पर एक बात याद कर लें आप लोग, एक बात ध्यान में बिठा लें कि जो HIV वायरस है ना, ये जिस सेल को अपना होस्ट बनाता है ना बेटा, जिस सेल को ये अपना होस्ट बनाएगा, उस सेल का नाम है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी का एक वाइट ब्लड सेल है, और ये उसको अपना होस्ट बनाता है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है ना बेटा, इस टी लिम्फोसाइट के पास एक रिसेप्टर होता है इसके सरफेस पर ना। आप सब जानते होंगे, मान लें ये एक बॉडी का सेल है, ठीक है, ये मान लें मेरी बॉडी का सेल है। इस बॉडी के सेल के ऊपर ऐसे एक रिसेप्टर लगा होता है, ठीक है ना। उस रिसेप्टर को हम नाम देंगे CD4 रिसेप्टर का। अब ये हर सेल पर नहीं होता, ये वाला रिसेप्टर हर सेल पर नहीं होता, ये सिर्फ किस पर होता है, ये टी लिम्फोसाइट पर होता है। इसका मतलब है टी लिम्फोसाइट के पास CD4 रिसेप्टर है, इसीलिए हम टी लिम्फोसाइट को बोलते हैं ये एक CD4 सेल है। और याद कर लो, ये जो HIV है ये CD4 सेल को अपना होस्ट बनाता है,
होस्ट सेल है किसका, HIV का ये होस्ट सेल है, ठीक है ना। CD4 सेल किसका होस्ट सेल है, HIV का होस्ट सेल है, ठीक है। यानी HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वो वायरस है जो कौन से सेल को होस्ट बनाता है, उस सेल को होस्ट बनाता है जिस सेल के पास CD4 रिसेप्टर होता है। और जिस जिस सेल के पास CD4 रिसेप्टर होगा उस सेल को क्या बोलेंगे, उस सेल को बोलेंगे CD4 सेल। और हमारी बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट है ये एक व्हाइट ब्लड सेल है, इसके पास CD4 रिसेप्टर है, इसका मतलब है टी लिम्फोसाइट CD4 सेल है। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV। लाइफ साइकिल ऑफ HIV हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। लाइफ साइकिल ऑफ HIV यानी HIV किस तरह होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, वहां पे किस तरह जो है वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह अब विद इन फ्यू मिनट्स समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों मान लें ये मेरी बॉडी का एक सेल है, मान लें ये मेरी बॉडी का सेल है, मान लें ये मेरी बॉडी का एक सेल है, ठीक है। और ये मान लें ये मेरी बॉडी का टी लिम्फोसाइट सेल है, ठीक है। ये मेरी बॉडी का कौन सा सेल है, टी लिम्फोसाइट सेल है। टी लिम्फोसाइट सेल कौन सा होता है, जिसके पास क्या होता है, जिसके पास CD4 रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये मान लें ये मेरी बॉडी का एक सेल है, और ये सेल कौन सा है सर, ये सेल है आपके पास आपका टी लिम्फोसाइट। कौन सा सेल है बेटा, टी लिम्फोसाइट सेल है। अच्छा, इस सेल का मान लें ये आ गया इस सेल का न्यूक्लियस, ये कौन आ गया बेटा, ये आ गया इस सेल का न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर बेटा ये आ गया इस सेल का DNA, ठीक है। कौन सा सेल है ये बेटा, ये टी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट कौन सा सेल होता है, ये एक CD4 सेल होता है। CD4 सेल किसे बोलते हैं, जिसके पास CD4 रिसेप्टर होता है। अब मैं आपको रिसेप्टर भी दिखाता हूँ। ये मान लें ये आ गया CD4 रिसेप्टर, ठीक है ना, ये वो रिसेप्टर आ गया। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सर ये जो HIV है ना, ये खुद को अटैच करवाएगा, खुद को क्या करवाएगा, खुद को अटैच करवाएगा। मान लें ये HIV अटैच हो गया, ठीक है ना। ये कौन अटैच हो गया, नंबर वन, स्टेप नंबर वन इज अटैचमेंट। HIV ने खुद को अटैच करवा लिया, HIV ने खुद को क्या करवा लिया, अटैच करवा लिया। किससे अटैच करवा लिया, होस्ट सेल से, ठीक है ना। अटैच करवाने के बाद ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में भेजेगा, है ना। तो मान लें ये आ गया इसका जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, है ना, बताया था ना ऊपर। इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इसने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में भेज दिया। अच्छा, इस स्टेप को हम नाम देंगे स्टेप नंबर 2, जो कि कहलाएगा पेनिट्रेशन, है ना। स्टेप नंबर 2 कहलाएगा पेनिट्रेशन। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है होस्ट सेल में भेज दिया। अच्छा, अब क्या करेगा, ये होस्ट सेल में आने के बाद अपने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से DNA बनाएगा। क्या बनाएगा, DNA बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंड DNA बनाएगा। कैसा DNA, DNA का एक ही धागा बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंड। इस DNA को बोलेंगे वायरल DNA। अच्छा अच्छा, पहले वायरल से पहले यहाँ पे एक चीज और समझे। ये जो सिंगल स्ट्रैंड DNA ना, इसने अपने सिंगल स्ट्रैंड RNA से क्या बनाया सर, इसने अपने सिंगल स्ट्रैंड RNA से बनाया एक सिंगल स्ट्रैंड DNA। कौन से प्रोसेस से बनाया सर, इस स्टेप को हम नाम देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम देंगे इस स्टेप को, इस स्टेप को नाम देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम से हुई होगी, जिस एंजाइम से हुई होगी उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब याद कर लें, ये अपना ये वाला एंजाइम खुद लेकर आता है। आपको मैंने ऊपर इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था, इसके स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये देखिए इसके पास रिवर्स ट्रांस, तो ये लेकर आ रहा है। इस स्टेप की मदद से ये कर क्या रहा है सर, ये इस स्टेप की मदद से अपने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से DNA बना रहा है, ठीक है। तो इसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करी। अब इस DNA को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री DNA। क्या बोलेंगे, फिर ये क्या करेगा, फिर ये इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाएगा, यानी DNA के इस तरह दो धागे बनाएगा, दो, ठीक है ना। ये दो धागे बना लिए। अब इस
सिंगल धागे से दो धागों का बनना, इसको स्टेप नंबर 4 बोलेंगे। और स्टेप नंबर 4 को हम नाम देंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या नाम देंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए बन गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इधर होस्ट सेल में, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, जो इसका डीएनए बन गया ना। अच्छा, इस डीएनए को हम नाम देंगे वायरल डीएनए का। क्या नाम देंगे? वायरल डीएनए। वायरल डीएनए। अब ये वायरल डीएनए यहाँ से मूव होके कहाँ आएगा? ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस में आएगा। और होस्ट सेल के न्यूक्लियस में आने के बाद इसका ये वायरल डीएनए अटैच हो जाएगा बेटा किसके डीएनए से? होस्ट सेल के डीएनए से। तो इस स्टेप नंबर 5 को हम नाम देंगे इंटीग्रेशन का। किसका नाम देंगे बेटा? इंटीग्रेशन का। अच्छा, इंटीग्रेशन किसकी मदद से होगी? एंजाइम की मदद से, जो कि इसका अपना होता है। याद करें, ऊपर बताया था, उस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेस एंजाइम। क्या नाम है बेटा? इंटीग्रेस एंजाइम। ठीक है, अब ये होस्ट डीएनए से अटैच हो गया। अब याद कर लें, जब ये होस्ट डीएनए से अटैच हो जाएगा ना, पहले हमने इसको नाम क्या दिया था? वायरल डीएनए का। लेकिन जैसे ही ये होस्ट के डीएनए से अटैच होगा, हम इसे नाम देंगे प्रोवायरस का। क्या नाम देंगे? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट सेल से अटैच होता है, लेकिन हम उसको नाम क्या देते थे? उसको हम नाम देते थे प्रोफेज का। लेकिन जब एचआईवी का वायरल डीएनए होस्ट सेल के डीएनए से अटैच होगा, तो हम इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे प्रोवायरस का। ठीक है, वहां पर प्रोफेज था, यहाँ पे प्रोवायरस है। अच्छा भाई, स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा बच्चों? अब जरा गौर करिएगा, अब क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब इसने अटैच कर लिया। अब अटैच करने के बाद क्या करेगा बच्चे? ये जरा गौर करने वाली चीज है यहाँ पर। अच्छा, अटैच करने के बाद बच्चों, अब ये अपने बच्चे बनाना शुरू करेगा ना। और बच्चे बनाने के लिए क्या करेगा? ये अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा। अच्छा, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था? इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना। तो अब ये अपने इसी डीएनए से आरएनए बनाएगा। ठीक है ना, इसी डीएनए से क्या बनाएगा बेटा? इसी डीएनए से आरएनए बनाएगा। ठीक है, और इस स्टेप को, डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या नाम देंगे? डीएनए से आरएनए बनने को हम नाम देंगे ट्रांसक्रिप्शन का। लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन में दो तरह के आरएनए बनाएगा। कितनी तरह के आरएनए बनाएगा बेटा? दो तरह के आरएनए बनाएगा। एक बनाएगा वायरल आरएनए, यानी वो आरएनए जो ये अपने बच्चों को देगा, ऐसे ये अपने बच्चों को देने वाले आरएनए बनाएगा। और दूसरा ये बनाएगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्यों बनाएगा? ताकि मैसेंजर आरएनए से क्या बने? प्रोटीन बने। फिर प्रोटीन से क्या बने? कोट बने। क्लियर है? तो ये वायरल पार्ट्स बना रहा है। कौन से प्रोसेस से बना रहा है? मैसेंजर ट्रांसक्रिप्शन से। तो अब इसने डीएनए से क्या बनाया? आरएनए बनाया। आरएनए दो तरह के बनाए। एक वायरल आरएनए बनाया। वायरल आरएनए का मतलब है वो आरएनए जो इसने अपने बच्चों को देना है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आई होप आपको याद होगा। है, ऊपर देखिए, देखिए, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अब यहाँ पर ये अपने इसी डीएनए से, ये अपने इसी डीएनए से क्या बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं। एक वायरल आरएनए और दूसरा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन से क्या बनाएगा? कोट बनाएगा। ठीक है, अब ये सारे पार्ट्स बन गए। अब स्टेप नंबर 7 क्या होगा बेटा? स्टेप नंबर 7 होगा असेंबली, यानी अब ये सारे पार्ट्स असेंबल होंगे। ठीक है, जब असेंबल हो जाएंगे तो वायरस कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना। पार्ट्स असेंबल हो गए इसके। ये बन गया प्रोटीन का कोट। और इस प्रोटीन के कोट के अंदर क्या आ गया बच्चों? इस प्रोटीन के कोट के अंदर आ गए ये इसका जेनेटिक मटेरियल। अब क्या होगा बच्चों? अब जरा गौर करने वाली चीज है यहाँ पर अगेन। ठीक है, अब बच्चों जब इस तरह वायरस तैयार हो जाएंगे ना, तो एक इस तरह पॉकेट बनेगी। ठीक है, सेल की सेल मेम्ब्रेन में पॉकेट बनेगी और इस पॉकेट में ये आ जाएगा। ठीक है, और पॉकेट में मान लें ये आ गया, ये वाला वायरस ये पॉकेट में आ गया। ठीक है, ये पॉकेट में आ गया और ये आ गया इसका अंदर जेनेटिक मटेरियल।
फिर ये पॉकेट यहाँ से यूं टूट जाएगी। अब देखिए टूटी हुई पॉकेट क्या कैसे होगा, ये आ गई पॉकेट, ठीक है। इस पॉकेट के अंदर ये आ गया कैप्सिड, और कैप्सिड के अंदर ये आ गया जेनेटिक मटेरियल। तो एक चीज आपने नोट करी, ये जो एनवेलप है ना वायरस का, ये एनवेलप असल में होस्ट सेल की होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली लाइफ साइकिल, किसकी लाइफ साइकिल हमने पढ़ ली, हमने लाइफ साइकिल पढ़ ली HIV की, ठीक है ना। HIV की हमने लाइफ साइकिल पढ़ ली। अच्छा जी, अब हम लास्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं, और वो बच्चों लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है वायरल डिजीजेस, यानी वो बीमारियां जो वायरस कॉज करता है। वायरल डिजीजेस पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, वायरल डिजीजेस, ठीक है ना। डिजीजेस कॉज बाय वायरसेस, डिजीजेस कॉज बाय वायरसेस आर कॉल्ड वायरल डिजीजेस। तो हम ये डिजीजेस अब इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, पहली सबसे पहले हम जो डिजीज पढ़ेंगे ना बेटा, वो हम डिजीज पढ़ेंगे हेपाटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस। पहली डिजीज हम क्या पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस। अब मेरे बच्चों याद कर लो, ये जो हेपेटाइटिस है ना, ये हेपेटाइटिस बहुत टाइप का मौजूद है। एक है हमारे पास अल्लाह भला करे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, इसके अलावा हेपेटाइटिस सी, इसके अलावा हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। ये हेपेटाइटिस की हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन सारी टाइप में अब अगर किसी इंसान को कोई भी हेपेटाइटिस हो जाए इनमें से, उसको ना कुछ जर्नल सिम्टम्स आते हैं, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, उसको कुछ जर्नल, कुछ सेम सिम्टम्स आते हैं इन सारे हेपेटाइटिस में। वो सेम सिम्टम्स कौन कौन से, नंबर वन बेटा, उसको फीवर होगा, फीवर के साथ उसको बेली पेन होगा, पेट में दर्द होगा, बेटा उसको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, इसके अलावा बच्चों उसको मतली होगी, मतलब खाने का नाम लोगे ना उसके सामने, उसको उस खाने के नाम से ही मतली होगी। इसके अलावा खाने के नाम से उसको वोमिटिंग होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा उस सूजन हो जाएगी, उसके जो लिवर है ना, लिवर में सूजन हो जाएगी, तो इन्फ्लेमेशन इन लिवर। अब लिवर का ना बहुत सारा रोल है खाने को हजम करवाने में, इन्फ्लेमेशन ऑफ। अब क्योंकि लिवर सूजा हुआ है तो वो अपना काम नहीं कर रहा, उसका क्या किस चीज में रोल है, उसका रोल है खाने को हजम कराने में, इसीलिए भूख नहीं लगती, क्योंकि लिवर जो है वो अपना काम करना छोड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये वो सिम्टम्स है। अच्छा, इसके अलावा एक और सिम्टम है, वो है जॉइंडिस। जॉइंडिस का मतलब है पीलिया, यानी उसकी आंखें पीली हो जाएंगी, डार्क येलो हो जाएंगी, उसका जो यूरिन है, ठीक है, वो डार्क येलो हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स है जनरलाइज, इन सारे हेपेटाइटिस में ये वाले सिम्टम्स आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि हम इन सब में देखते हैं कि इन सब में फर्क क्या है, ठीक है ना, इन सबको कॉज कौन कर रहा है। ये मान ले मेरे पास आ गया हेपेटाइटिस ए, फिर आ गया हेपेटाइटिस बी, फिर आ गया हेपेटाइटिस सी, फिर आ गया हेपेटाइटिस डी, और लास्ट में मेरे पास आ गया हेपेटाइटिस ई, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक कुछ बातें जान लें। हेपेटाइटिस ए को ना हम हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है हेपेटाइटिस ए का। अच्छा, इस हेपेटाइटिस ए को कॉज कौन करता है, इसको कॉज करता है हेपेटाइटिस ए
वायरस कॉज करता है। इस हेपेटाइटिस को कॉज कौन करता है? हेपेटाइटिस ए वायरस की शॉर्ट फॉर्म होती है HAV। अच्छा, ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है जो कि हेपेटाइटिस ए कॉज कर रहा है? तो याद कर लें, इसका जेनेटिक मटेरियल है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड RNA, लेकिन ये नॉन एनवेलप होता है। कैसा होता है? यानी इसके पास एनवेलप नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन का कोट होगा और इसका अपना आरएनए बिहेव करेगा किसके तौर पे? मैसेंजर आरएनए के तौर पे। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, चौथा पॉइंट बेटा, ये एक्यूट होता है। बेटा एक्यूट हम उस बीमारी को बोलते हैं जिसका अगर पॉजिटिव एजेंट, मान लें आपकी बॉडी में ना हेपेटाइटिस ए का वायरस गया, तो जैसे ही हेपेटाइटिस ए का वायरस आपकी बॉडी में जाएगा ना बेटा, तो आपको फौरन से बीमारी के सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और बीमारी के सिम्टम्स आएंगे, बीमारी की अलामत आएंगी और कुछ ही दिन में वो अलामत ठीक भी हो जाएंगी। यानी एक्यूट उस बीमारी को बोलते हैं जिसका पॉजिटिव एजेंट, जिसको कॉज करने वाला एजेंट जब बॉडी में जाता है ना, तो जाते के साथ ही वो उस बीमारी को शो करवाता है, उसके सिम्टम्स आता है और कुछ ही दिन में वो सिम्टम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसको एक्यूट बोलते हैं। अच्छा, क्रोनिक किसे बोलते हैं? मान लें आपकी बॉडी में कोई पॉजिटिव एजेंट गया और पॉजिटिव एजेंट जाने के बाद ना आपको सिम्टम्स ही नहीं आए, बहुत दिनों तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी में ये डिजीज कॉजिंग एजेंट गया हुआ है, और फिर बहुत टाइम के बाद आपको सिम्टम्स आए और फिर वो सिम्टम्स बहुत लंबे अरसे तक रहे भी, उस बीमारी को बोलते हैं क्रोनिक, जिसके सिम्टम्स देर से आते हैं और जाते भी देर से। एक्यूट किसे बोलते हैं? जिसके सिम्टम्स फौरन आए और चले भी जल्दी जाए, तो ये एक्यूट होता है हमेशा। अच्छा सर, ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर कैसे होता है? ये ट्रांसफर होता है ओरल फीकल रूट से। कैसे ट्रांसफर होता है बेटा? अच्छा, ओरल फीकल रूट का मतलब क्या है? ओरल का मतलब माउस होता है, फीकल का मतलब फीसेस, ठीक है ना। यानी पॉटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, स्टूल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान ले कोई बेबी है, ठीक है, और उस बेबी ने पैम्पर पहना हुआ है और उस पैम्पर के अंदर ना उसने अपने फीसिस कर दी है, अपनी पॉटी कर दी है, ठीक है। अब उसकी मदर ने क्या किया? उसका पैम्पर चेंज किया और पैम्पर चेंज करने के बाद उसके इस पैम्पर को ना थ्रो कर दिया और ना अच्छे से हाथ नहीं धोए, ठीक है, अच्छे से हाथ नहीं धोए। अच्छा, ये जो बच्चा है ना, ये हेपेटाइटिस ए का पेशेंट है। मान लें एक बेबी है, हेपेटाइटिस ए का पेशेंट है, ठीक है। इसकी मदर ने इसका पैम्पर चेंज किया, उस पैम्पर में इसने जो है वो फीसिस किए हुए थे, स्टूल किया हुआ था, इस फीसिस को उसने थ्रो कर दिया उन्होंने, और ना हाथ धोए बगैर मान लें इसके अब्बू को पानी पिला दिया या इसके अब्बू को खाना दे दिया, ठीक है। तो होगा क्या? इसके अब्बू उस खाने को ओरली खाएंगे और इसके अब्बू के अंदर ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं ओरल फीकल रूट, ठीक है ना। तो ये ओरल फीकल रूट। अच्छा बेटा, ये बीमारी खुद ही सही हो जाती है, इसीलिए इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते, ठीक है ना। तो इसकी ट्रीटमेंट कराते नहीं है, ये ठीक हो जाती है खुद ही। नो ट्रीटमेंट, कुछ ही दिन में सही हो जाता है, नो ट्रीटमेंट नीडेड, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती। अच्छा, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन इज, यानी अगर आपने इसकी वैक्सीन लगा ली ना, तो आपको कभी भी हेपेटाइटिस ए नहीं होगा, इसकी वैक्सीन मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेकंड की, जो कि है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को ना बेटा हम सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम हेपेटाइटिस। अच्छा, सीरम कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स को। सीरम का मतलब क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स। क्योंकि ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स के जरिए ट्रांसफर होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को किस करेगा, तो जो उसका सलाइवा है वो उस पर्सन में ट्रांसफर होगा, तो ये वायरस दूसरे पर्सन में जा सकता है। मान लें एक हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, ठीक है ना, और उसने उसका सलाइवा, उसका थूक किसी दूसरे को लग गया, तो ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जब दो इंसान आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं ना, तो तब भी हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं फ्लूइड्स, उन फ्लूइड्स के जरिए भी ट्रांसफर हो सकता है। और अगर आप हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट का जो ब्लड सिरिंज है वो आप किसी और में लगा दें, तो भी ये ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट हेपेटाइटिस बी जो है ना, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो बॉडी के फ्लूइड्स के जरिए ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसीलिए हम इसे सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। सीरम का मतलब बॉडी फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, इसको कॉज कौन करता है? सर, इसको कॉज करता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस का याद कर ले बेटा, जेनेटिक मटेरियल क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये एनवेलप होता है, यानी इसके पास भी एनवेलप मौजूद होता है, ठीक है, वो बाहर वाला एक कोट होता है, तो ये एनवेलप है। अच्छा सर, ये कैसा होता है? एक्यूट या क्रोनिक? बेटा ये एक्यूट भी हो सकता है और ये
एंड क्रोनिक भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। एक्यूट का मतलब यानी जब अगर किसी इंसान की बॉडी में हेपेटाइटिस बी का वायरस चला गया तो उसको फौरन से सिम्टम्स आएंगे, ठीक है ना, ये जो आपको अलामत ऊपर बताई थी ना, ये आएंगी और विद इन फ्यू डेज ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन हेपेटाइटिस बी का वायरस गया नहीं। अगर अच्छा डॉक्टर होगा ना तो अच्छा डॉक्टर पहचान लेगा आपके टेस्ट करा के भाई इसको हेपेटाइटिस बी हुआ है, और वो यहाँ पर इस हेपेटाइटिस बी को रोक लेगा। मैंने आपको क्या बताया, ये एक्यूट भी होता है। एक्यूट होने का मतलब ये है कि जब हेपेटाइटिस बी का वायरस आपकी बॉडी में जाएगा आपको सिम्टम्स आएंगे और वो सिम्टम्स कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वायरस सही नहीं हुआ, अब ये वायरस क्रोनिक स्टेज में अपना सर उठाएगा, यानी अब ये कुछ देर, अब कुछ ये ठीक हो गया, अब कुछ दिन के बाद इसके सिम्टम्स दोबारा आएंगे और फिर वो सिम्टम प्रोलॉन्ग चलेंगे। इसका मतलब है ये एक्यूट भी है और क्रोनिक भी है, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, इसकी ट्रांसमिशन होती है बॉडी फ्लूइड से। इसकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, इसकी ट्रांसमिशन हो रही है बॉडी फ्लूइड से। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है और उसकी ट्रीटमेंट में फेडरल बोर्ड ने एक मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, उस मेडिसिन का नाम है अल्फा इंटरफेरॉन। तो इसकी ट्रीटमेंट में हम कौन सी दवाई यूज करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट में हम दवाई यूज करते हैं कौन सी बेटा, इसकी ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं एक मेडिसिन जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। और बेटा याद कर लें इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन इज अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। बेटा हेपेटाइटिस सी को ना हम याद कर लें, इसको हम इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। यानी अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस सी हुआ है ना, तो उस बंदे से दूसरे बंदे में ये तभी फैलेगा जब उस बंदे की सिरिंज या उस बंदे का ब्लड आप जो है वो ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरे बंदे में। यानी ये सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए फैलता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। इसको कौन करता है, इसको कॉज करता है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस का जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और एनवेलप, इसके पास भी एनवेलप होता है। अच्छा, ये हमेशा क्रोनिक होता है, यानी अगर हेपेटाइटिस सी का वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो आपको सिम्टम्स शुरू में नहीं आएंगे। सिम्टम्स कब आएंगे, बहुत देर से आएंगे, जब ये अपनी तादाद आपकी बॉडी में बढ़ा चुका होगा और वो सिम्टम्स लंबे अरसे तक चलेंगे भी। अच्छा, ये फैलता कैसे है सर, ये फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। किससे फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, ठीक है। अच्छा जी, बेटा इसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है। इसकी ट्रीटमेंट में हम दो मेडिसिन यूज करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। एक मेडिसिन का नाम है अल्फा इंटरफेरॉन, जो कि हम याद करें हेपेटाइटिस बी में भी यूज करते थे, अल्फा इंटरफेरॉन। इसके अलावा एक और ड्रग का नाम फेडरल बोर्ड ने मेंशन किया हुआ है, वो है राइबाविरिन, ठीक है। ये दो मेडिसिन जो है वो हम इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हेपेटाइटिस सी में, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी को हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, डेल्टा हेपेटाइटिस। इसको कॉज कौन करता है, इसको कॉज करता है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अब नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का मतलब समझते हो, यानी इसका आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पे बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल आगे बात करते हैं। बेटा ये भी याद कर लें, ये भी हमेशा क्रोनिक होगा, यानी इसके सिम्टम्स भी बाद में आते हैं और लंबे अरसे तक चलते हैं। बेटा ये भी बॉडी फ्लूइड से फैलता है, किससे फैलता है, बॉडी फ्लूइड से, ठीक है। यानी अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है ना, तो उसके बॉडी फ्लूइड अगर किसी और इंसान को लगेंगे तो उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट वही है जो हेपेटाइटिस बी की है, सेम एज हेपेटाइटिस बी। और इसकी वैक्सीन वही है जो हेपेटाइटिस बी की है, सेम एज हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब लास्ट हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ई की। तो याद कर लें कि हेपेटाइटिस ई का अच्छा कोई नाम दिया हुआ नहीं है किसी बुक में भी ना, तो हेपेटाइटिस सी का कोई दूसरा नाम नहीं आपने याद करना। हेपेटाइटिस ई को कौन हेपेटाइटिस ई को कॉज कौन करता है, इसको कॉज करता है हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है ना। हेपेटाइटिस ई वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और
नॉन एनवेलप, ये भी एनवेलप नहीं होता इसके पास भी, ठीक है ना। अच्छा, ये हमेशा एक्यूट होगा, यानी इसके फौरन सिम्टम्स आएंगे और कुछ दिन में सही हो जाएंगे। बेटा इसका ट्रांसमिशन भी ओरल, फीकल, रूट है, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन भी क्या है? अच्छा बेटा, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट, और इसकी भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीन, जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही सही हो जाता है ये, ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक और डिजीज का जिक्र करते हैं, जिस डिजीज का नाम है पोलियो माइलाइटिस। इसको हम पोलियो डिजीज भी बोल रहे होते हैं ना, पोलियो माइलाइटिस, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा जी, अगर हम बात करें इस पोलियो डिजीज की, तो बेटा जिस भी इंसान को पोलियो डिजीज होगी ना, उसके जो लिम्स हैं, हाथ पैर, वो पैरालाइज हो जाते हैं। लिम्स क्या हो जाते हैं? पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। लिम्स पैरालाइज, लिम्स का मतलब हाथ और पैर, ठीक है। उसकी हाथों और पैरों की पैरालाइसिस हो जाती है, पैरालाइज हो जाते हैं उसके लिम्स, जिसको पोलियो डिजीज हो जाती है, चलने फिरने के काबिल नहीं जाता, ठीक है ना। इसके अलावा इस डिजीज में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है। क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है, पता है किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल, हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो इन्फ्लेमेट करता है। तो ये दो सिम्टम्स हैं पोलियो के। अच्छा, इस पोलियो डिजीज को कॉज कौन करता है? इसको कॉज करता है पोलियो वायरस। कौन कॉज करता है? पोलियो वायरस। अच्छा, इस पोलियो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो बेटा याद कर लें, इसका जेनेटिक मटेरियल है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और ये भी बेटा नॉन एनवेलप्ड होता है। कैसा होता है? इसके पास भी एनवेलप नहीं होता। अच्छा बेटा, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? बेटा इसकी ट्रांसमिशन भी ओरल, फीकल, रूट है। बेटा इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस इसमें ये होता है कि बंदा क्योंकि चलने फिरने से माजूर होता है, तो उसके ना फिजियोथेरेपी के सेशंस होते हैं, ताकि वो हल्का फुल्का कुछ अपने हाथ पैर चला सके। तो नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट बट फिजियोथेरेपी सेशंस होते हैं इसके, ठीक है ना। ये बस इसका जो है वो, अच्छा इसमें हमारे पास इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, अगर वैक्सीन लगा ली तो ये बीमारी नहीं होगी। वैक्सीन इज अवेलेबल, वैक्सीन इज अवेलेबल। अब वैक्सीन ना दो शक्लों में है, ठीक है। एक कहलाती है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, यानी वो पोलियो की वैक्सीन जो इंजेक्शन के जरिए बॉडी में जाए, और दूसरी ओरल पोलियो वैक्सीन। अच्छा, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की शॉर्ट फॉर्म है IPV, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है OP, इसकी शॉर्ट फॉर्म है OPV, ठीक है। तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन। अब आपके घरों में याद है कौन आता है? ओरल पोलियो वैक्सीन वाले आते हैं ना, ओरल पोलियो वैक्सीन। अच्छा एग्जाम्पल याद कर ले, एक ब्रांड है जिसका नाम है साल्क, ये जो साल्क है ना, ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। ऐसी एक और वैक्सीन है जिसका नाम है सेबिन, सेबियन, सेबिन जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। तो जो घरों में वो डालने आते हैं ना कतरे, वो असल में सेबिन वैक्सीन है, जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। तो वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। अच्छा, अब एक और डिजीज का जिक्र करते हैं, उस डिजीज का नाम है, उस डिजीज का नाम है हर्पीस। क्या नाम है? हर्पीस नाम है, ठीक है ना। अब याद कर लो बेटा, हर्पीस डिजीज जो वायरस कॉज करते हैं ना, उस वायरस का नाम है कॉज बाय हर्पीस। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई हुई है हमारी। हमने पढ़ा था कि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है ना, इसके कैप्सोमेयर में 162 कैप्सोमेयर्स हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी जो शेप है वो आइकोसाहेड्रल है, जिसमें 20 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। फिर हमने पढ़ा था इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA, याद आया। और यही जो वायरस है ना, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये हर्पीस डिजीज कॉज करता है। अब ये जो हर्पीस डिजीज है ना, इसमें होता क्या है बेटा, इसमें हमारे माउथ यानी हमारे ओरल पार्ट्स, और जो हमारे जेनाइटल पार्ट्स हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनके अराउंड ना पस वाले दाने होते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब पस, फिल्ड सेक्स बन जाते हैं, सेक का मतलब दाने बन जाते हैं, ठीक है ना, इस बीमारी में। अच्छा,
बच्चों ये हमने बात कर ली हर्पीस की। अच्छा, ये जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, जेनेटिक मटेरियल क्या है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का? जेनेटिक मटेरियल बच्चों, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और ये एनवेलप्ड होता है। कैसा होता है? एनवेलप होता है। बेटा इसकी ट्रीटमेंट में हम एंटी वायरल ड्रग्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटी वायरल ड्रग्स यूज करते हैं। अच्छा जी, अब हम आखिरी बीमारी पढ़ेंगे, और वो बीमारी हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो बीमारी है हमारे पास कॉटन कर्ल लीफ डिजीज। अच्छा, आप देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये वो बीमारी है जो कॉटन के प्लांट को होगी, है ना? अच्छा जी। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें जो कॉटन प्लांट की लीव्स होते हैं ना बेटा, वो कप शेप के होते हैं। ठीक है, जब जब कॉटन के प्लांट्स को ये वाली बीमारी होती है ना, तो उनके जो लीव्स है ना, वो कप शेप के होते हैं, कर्ल्ड हो जाते हैं। ठीक है। सो अच्छा, अब याद कर लें सर, इस डिजीज को कॉज कौन करता है? इस डिजीज को कॉज करता है बिगमो वायरस। बिगमो वायरस इस डिजीज को कॉज करता है। ठीक है। और ये जो बिगमो वायरस है ना बेटा, इस बिगमो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अच्छा, ये जो बिगमो, इसमें होता क्या है? अच्छा, इस डिजीज में क्या होता है? कपिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कपिंग होती है। कपिंग ऑफ कॉटन लीव्स। इसमें कॉटन लीव्स जो है ना, वो कप शेप के हो जाते हैं। अच्छा, कब होते हैं? जब बिगमो वायरस उन तक पहुंचता है। बिगमो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उनका जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, इस बिगमो वायरस को लेकर कौन जाता है कॉटन के प्लांट तक? तो उन इसको लेकर जाती है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई, यानी व्हाइट फ्लाई क्या हुई? व्हाइट फ्लाई वेक्टर हुई। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, आपको डेंगी कौन कॉज करता है? तो डेंगी वायरस आपको डेंगी कॉज करता है, लेकिन डेंगी वायरस को आपकी बॉडी में पहुंचाता कौन है? डेंगी का मॉस्किटो पहुंचाता है, मच्छर पहुंचाता है। ऐसे ही मलेरिया कौन कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, लेकिन प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी तक लाता कौन है? प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी तक मच्छर लेकर आता है। इसी तरह कॉटन का लीफ डिजीज कॉज कौन करता है? वो कॉज करता है बिगमो वायरस, लेकिन बिगमो वायरस का वेक्टर कौन है? व्हाइट फ्लाई। तो अगर आपने व्हाइट फ्लाई को दूर कर दिया ना, तो आपका जो बिगमो वायरस है वो कॉटन प्लांट तक नहीं आएगा। तो इसका मतलब है आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दें। क्या कर दें? इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर दे बेटा। इंसेक्टिसाइड स्प्रे से क्या होगा बेटा? इंसेक्टिसाइड स्प्रे से इंसेक्ट्स जो है वो दूर रहेंगे। किससे दूर रहेंगे? हमारे कॉटन प्लांट से। ठीक है, हमारे कॉटन प्लांट से दूर रहेंगे। इंसेक्टिसाइड स्प्रे से वो हमारे कॉटन प्लांट से दूर रहेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया। इसमें हम कुछ वायरसेस के नाम, उनका जेनेटिक मटेरियल और उनका ट्रांसमिशन एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसे होता है, ये जानेंगे, और हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा चिकनगुनिया वायरस। चिकन गुनिया वायरस। अब याद कर लो, इस चिकनगुनिया वायरस का जेनेटिक मटेरियल है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए फैलता है। ठीक है, ब्लड के जरिए फैलता है। अच्छा, दूसरा वायरस जिसका नाम है हमारे पास डेंगी वायरस। ठीक है, डेंगी वायरस, और डेंगी वायरस के बारे में आप सब जानते हैं कि जो डेंगी वायरस है बेटा, इसका डेंगी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? वो भी अगेन पॉजिटिव चार्ज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, और ये भी कैसे फैलता है? ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। ठीक है, ब्लड को एक बंदे से दूसरे बंदे में डालोगे तो जिस बंदे में होगा उससे दूसरे बंदे में फैल जाएगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस की। हेपेटाइटिस सी वायरस की जो है हेपेटाइटिस सी कॉज करता है, इसका जेनेटिक मटेरियल भी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, और बच्चों ये भी फैलता है ब्लड के जरिए ही। कैसे फैलता है? ये भी ब्लड के जरिए फैलता है। नंबर 4 हम जो बात करेंगे बेटा, वो करेंगे हमारे पास कोरोना कोरोना वायरस की। तो बच्चों, ये जो कोरोना वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल भी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, और बेटा ये कैसे फैलता है? ये एयर बॉर्न ड्रॉपलेट से फैलता है। एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स, यानी जब आप छींकते हैं ना, तो जो आपके एयर में जो आपके पार्टिकल्स लिक्विड के जाते हैं ना, उसके जरिए ये फैल जाता है, एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स के जरिए। ठीक है, फिर पांचवा हमारे पास आ जाएगा बेटा इबोला वायरस। कौन सा वायरस?
ये बोला इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और बच्चों याद कर लो ये भी ब्लड के जरिए फैलता है, किसके जरिए फैलता है, ब्लड के जरिए, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास याद कर लें, लास्ट नंबर 6 बेटा हमारे पास आ गया मीजल्स वायरस। कौन सा वायरस, मीजल्स वायरस। तो बेटा मीजल्स वायरस के बारे में भी याद कर लें, इसका जेनेटिक मटेरियल नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, और ये भी स्नीजिंग और कफिंग के जरिए फैलता है। जब आप स्नीज करते हैं तो आपके मुंह में पानी जो थूक के जो जर्रात है वो बाहर निकलते हैं, उसके जरिए ये फैल जाता है, स्नीजिंग एंड कफिंग। तो बेटा थैंक यू सो मच, ठीक है। मुझे इजाजत दिएगा, इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। और सर सकलैन की तरफ से आपको खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।